वेलकम एवरीवन। ओके शिवम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट CDP 30 क्वेश्चन स्पेशल सीरीज का यह 10th पार्ट होगा। इसके पहले हमने 9 पार्ट करा चुके हैं और इसमें स्पेशल 30 क्वेश्चन सिर्फ बाल विकास के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज को। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण डॉट डॉट नहीं है, मध्यम, इक्वल, एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त या सेम एक जैसा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है और इसका इस सीरीज का जो पहला पार्ट है उसी में ये पहला क्वेश्चन रखा है, यानी सेम टू सेम इसमें फिर से इन्होंने रिपीट किया 10th पार्ट में। तो आप लोग देख सकते हैं उसको, पहले वाले को। सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण जो होता है समान नहीं होता है, सब में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कुछ अलगाव हो सकता है। पहले का आंसर जो होगा सेकंड होगा। सेकंड देखिए, अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय क्या होना चाहिए। प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय बच्चे की कक्षा में उपस्थिति की जांच करना, स्मरण शक्ति कौशल की जांच करना, चेकिंग मेमोराइज स्किल्स, या फिर हेल्प इन इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स यानी लेखन कला को सुधारने में मदद करना, अंडरस्टैंडिंग द गैप्स इन लर्निंग यानी अधिगम में अंतराल को समझना। तो देखिए अधिगम के लिए प्रारंभिक आकलन का प्रमुख उद्देश्य जो होता है अधिगम में अंतराल को समझना। उसमें अंडरस्टैंडिंग द गैप इन लर्निंग में क्या क्या प्रोसेस हो रही है बीच बीच में, उसको समझने के लिए एक प्राथमिक आकलन किया जाता है। थर्ड देखिए, मोहन 13 वर्षीय 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है। आईक्यू का स्कोर आपको बताना है। आईक्यू का टेबल देखिए क्या होता है। आईक्यू बराबर होता है MA/CA × 100। अब इसमें आप इसकी वैल्यू को फिट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, MA यानी मेंटल आयु, मानसिक आयु उसकी 16 है, और ये क्रोनोलॉजिकल आयु यानी उसकी जो वास्तविक आयु है 13 है, और × 100 यानी IQ = 16/16 = 100 यानी लगभग 120 के आसपास आएगा। तो 120 का जो रेंज है तो सुपीरियर में आता है। आप लोग IQ का टेबल देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके, अगर आपको एक टेबल का आइडिया ना पता हो तो। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा। फोर्थ देखिए, मनोलैंगिक विकास की फ्रायडियन अवस्था को क्या कहा जाता है, जिसमें बच्चों को शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मनोलैंगिक विकास की फ्रायडियन, क्या देखिए नाम भी कितना अजीब इन्होंने रखा है। फ्रायडियन स्टेज इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इनका 8 स्टेप है और इसके लिए इनको काफ़ी भर्त्सना भी की गई थी, विरोध भी किया गया था, लेकिन ये काफ़ी फेमस स्टोरी है। मनोलैंगिक विकास का चरण है जो कि लगभग पढ़ना अनिवार्य होता है, चाहे वो आपने BEd किया हो या फिर DLED भी किए हों। देखिए इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन लैटेंसी, फैलिक यानी लिंग प्रावस्था यानी ओरल मुखावस्था, या एनल यानी गुदावस्था। तो इनका जो लास्ट स्टेप ये था, बच्चों को शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाना, तो उसमें एनल स्टेज का प्रयोग नाम दिया जाता है, एनल स्टेज। फोर्थ का आंसर 4 हो जाएगा। 5 देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, क्या हो सकती है। इसमें मानकीकृत प्रशिक्षण होता है, इसमें करते हुए अधिगम लर्निंग बाय डूइंग होता है, इसमें डेटा आधारित शिक्षा होती है, इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। तो देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होता है तो लर्निंग बाय डूइंग के अनुसार यानी करके सीखना, इसमें प्राथमिकता देते हैं। इसको दिया किसने था, जॉन डीवी ने दिया था। आज पेन नहीं चल रहा है, जॉन डीवी ने दिया था, शायद बैटरी खत्म है। तो इसका जो 5 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 6 देखिए, डॉट डॉट को परिपक्वता कहा जाता है। मैचुरेशन, कार्ड मैचुरेशन है। परिपक्वता को क्या पुकारा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। पहला देखिए, पारिवारिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास, या पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन।
तो देखिए जो परिपक्वता होती है वो नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जो कि जन्म से लेकर के और हमेशा ये विकसित होता ही रहता है, हमेशा ही इसमें कुछ न कुछ वृद्धि या विकास होता रहता है। नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट 6 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 7 देखिए, अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है, कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है अधिगम के लिए, जिसमें कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल मेथड यानी विस्तारित अंदर विधि, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ यानी अंदर वृद्धि, क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल मेथड यानी क्रॉस अनुभागी विकास, मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल यानी मिश्रित अंदर। तो जो 7 का आंसर होगा मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल यानी मिश्रित अनुदैर्ध्य। किसी व्यक्ति को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर जो मापा जाता है, इसके लिए मिश्रित लॉन्गिट्यूडनल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे 7 का आंसर 4 हो जाएगा। 8 देखिए, किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को चयन करने के लिए जी बिल्कुल उसमें किया जाएगा। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बिल्कुल किया जाएगा। इसमें भी एक छात्र की ग्रेडिंग करने के लिए किसी भी आईक्यू टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा। एक छात्र की सफलता का पूर्वानुमान करना, तो इसका भी एक बेस हो सकता है आईक्यू टेस्ट के लिए कि वो बच्चा किस प्रकार प्रदर्शन कर रहा है, उसमें उसका असाइनमेंट, उसका जो इंटरनल असेसमेंट हो रहा है उसमें कितना मार्क्स वगैरह ला रहा है, तो उसके लिए आईक्यू टेस्ट का उपयोग किया जाएगा। 9th देखिए, एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को क्या प्रदान करना है। तो एडीआईपी स्कीम इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। यह एक विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, जिसमें उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विशेष सुविधा है, जो भी उनको जिस भी चीज़ों में डिसेबिलिटीज है उसके लिए आपको एक योजना के तहत उसका एक प्रदान करना, क्या बोलते हैं कि सहायक उपकरण प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना, रोजगार देना, शिक्षा देना, सहायक और उपकरण। तो एडीआईपी का प्रमुख लक्ष्य है एड्स एंड एप्लीकेशन, सहायक उपकरण प्रदान करना। 10th देखिए, वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। वाइगोस्की काफ़ी फेमस हैं, रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, और इनके सामाजिक विकास सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी जो उन्होंने दिया था, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसमें इनका प्रमुख 3 विषय कौन कौन से हैं। देखिए पहला, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, सामाजिक सहभागिता और पारस्परिक निर्धारणवाद। क्या ये है? बिल्कुल ये नहीं है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, वैध परिधि भागीदारी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो है, लेकिन इनका वैध परिधि भागीदारी इसमें शायद सम्मिलित नहीं है। पारस्परिक निर्धारणवाद, प्रोत्साहन और दंड, शास्त्रीय अनुकूलन इसमें नहीं है, तो ये तीनों नहीं हुआ। चौथा देखिए, सामाजिक सहभागिता ये है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न ये है, यानी इनका ये जो स्टेप हो जाएगा, 3 प्रमुख स्टेज हो जाएगा सामाजिक विकास सिद्धांत का। 10th का 4 हो जाएगा। यह ले वाइगोस्की का है। ले वाइगोस्की, जीन पियाजेन के थ्योरी या सिद्धांत को ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस हैं, कई बार पूछा जाता है, हर एक टेट में पूछा जाता है। 11 देखिए, विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन, डॉट के एक प्रकार का पृथक्करण, डिसएडवांटेज यानी वंचित, नॉर्मल यानी सामान्य, बैकवर्ड यानी पश्चिमवर्ती, या गिफ्टेड यानी प्रतिभावान। देखिए विचार विमर्श और उत्तेजना का बृहत्तर अवसर प्रदान करना है, तो एक प्रतिभावान छात्र को वहाँ पे किया जाएगा, जिससे वह विचार विमर्श भी कर सके और उत्तेजना का उसको एक विभिन्न अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो 11th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 12th देखिए, बच्चे में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। बच्चे में भाषा का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, यूनिफॉर्म पैटर्न एक रूप पैटर्न, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो बच्चे में भाषा का विकास जो होता है यूनिफॉर्म पैटर्न के द्वारा होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न के द्वारा किया जाता है बच्चे में भाषा का विकास, यूनिफॉर्म पैटर्न। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 12th का सेकंड। 13 देखिए, प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि को किस रूप में भी जाना जाता है? डायरेक्ट मेथड को, डायरेक्ट अप्रोच यानी प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, इंडक्शनल अप्रोच यानी प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, या फिर नेचुरल मेथड, या इनडायरेक्ट अप्रोच यानी अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण। प्रत्यक्ष विधि देखिए नाम से ही करना है, तो इसमें नेचुरल मेथड हो जाएगा,
सीधे डायरेक्टली इसके आंसर हो जाएंगे, ये काफ़ी ईजी होते हैं। 14 देखिए, सहयोगी अधिगम में एक यह बेहतर है कि छात्र डॉट डॉट के माध्यम से जाएं। किस माध्यम से उनको जाना चाहिए सहयोगी अधिगम में? तो सेल्फ असेसमेंट, स्वतः आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, पीयर असेसमेंट, साथी आकलन, या समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन। सहयोगी अधिगम करना है, एक बच्चे का ग्रुप होना चाहिए, कई बच्चे होंगे यहाँ पे, तो सहयोगी अधिगम में पीयर ग्रुप बना करके जो अधिगम करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। इसके लिए इसका जो प्रयुक्त आंसर होगा 14 का थर्ड हो जाएगा। 15 देखिए, डॉट डॉट को मापने के लिए निम्न क्रम निर्धारण मान का उपयोग किया जाता है, यानी रेटिंग स्किल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाएगा? पहला, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को, एप्टीट्यूड यानी अभिवृत्ति को, अचीवमेंट यानी उपलब्धि को, स्किल्स यानी कौशल को। तो देखिए, रेटिंग स्केल का उपयोग एप्टीट्यूड मापने के लिए किया जाएगा, तो सबसे उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड में जो मनोवृत्ति है व्यक्ति की, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मापा जा सकता है रेटिंग स्केल के माध्यम से। उसके विभिन्न प्रकार के पैमानों को रख देंगे रेटिंग स्केल में, उसको उसके अनुसार उसको रेटिंग प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का एटीट्यूड 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र यानी एक्स्ट्रा 21st क्रोमोजोम। तो देखिए, फेनिलकीटोनुरिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या फिर सिकल सेल एनीमिया इन दरांती कोशिका रक्तता। तो इसका जो 21वां गुणसूत्र के कारण जो विकार होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो फीमेल होती हैं, मतलब फीमेल जिनका बर्थ होता है, तो उसमें गुणसूत्र में केवल एक ही एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, तो जिसके कारण से जो मतलब इसमें डिसेबिलिटी उत्पन्न होगी उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। 17 देखिए, निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है? यानी पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है, यानी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू उसकी पहले की अपेक्षा कम है, तो यह इसको ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी इससे आगे बढ़ेगा। इसके ऑप्शन देखिए, कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण का विस्तार न्यूनतम होगा, ये तो एक ही बात है, ये तो स्थानांतरण नहीं होगा, न्यूनतम होगा, उसी टाइप का है। स्थानांतरण का विस्तार कम होगा, ये भी उसी में सम्मिलित हो जाएगा। स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 17 का 4 आंसर हो जाएगा। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है? मोटिवेशन को मोटिवेशन की आपको परिभाषा बताना है जो इसमें सबसे उपयुक्त हो। किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है, बनाए रखती है। आंतरिक स्थिति व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित भी करती है और व्यवहार को बनाए भी रखती है। सबसे उपयुक्त आंसर है 18 का जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। दूसरा भी देख लीजिए, कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए भावनात्मक स्थिति की जो सबसे उपयुक्त नहीं है, इससे बेहतर तो पहला ही है। अनुशासन प्रदर्शन करने की क्षमता या फिर किसी कार्य को जल्दी और उम्दा तरीके से करने की क्षमता, यानी 18 का जो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपको बताना है रिलेशन लर्निंग स्टाइल कौन सा नहीं है। तो सिक्वेंशियल थिंकिंग, संपूर्ण के हिस्से के रूप में सूचना की धारणा यानी परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ होल। इंट्यूटिव लर्निंग यानी सहज ज्ञान युक्त अधिगम। इम्प्रोवाइजेशन यानी आत्मरचना या तात्कालिक दर्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संवादात्मक शैली में किसी कौन सी विशेषता नहीं है, वह एक को छोड़ करके। तो इसका एक जो है सिक्वेंशियल अनुक्रम थिंकिंग, तो अनुक्रमिक सोच जो है तो संबंधात्मक अधिगम शैली की नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्रम से चीज़ें आएंगी, जबकि संपूर्ण के हिस्से के रूप में सूचना की धारण करना यह संबंधात्मक शैली के अंतर्गत आएगा। सहज ज्ञान युक्त अधिगम ये भी आएगा। आत्मरचना या तात्कालिक प्रदर्शन संबंधात्मक अधिगम शैली से ही जुड़ाव रखता है। 19 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चे के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है? माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करना है, तो उसके लिए कौन सी शैली उपयुक्त होगी, उसको नाम बताना है। अब बच्चा कैसा है ये भी जान लीजिए। बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार से पीड़ित है, यानी बच्चा एक डिसेबिलिटीज़ है। आचरण विकार उसमें डिसेबिलिटीज़ का नाम है जो है, मतलब वो सही ढंग से व्यवहार नहीं करता अपने माता पिता के साथ, किसी भी के साथ नहीं कर सकता है। तो उसके लिए माता पिता को किस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जा सकता है? तो पहले देखिए, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम
तो ये सबसे उपयुक्त लग रहा है क्योंकि सीधे सीधे नाम से ही जुड़ा है। फंक्शनल फैमिली थेरेपी, सिस्टमेटिक फैमिली थेरेपी या प्ले थेरेपी, सारे मेथड सही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो होगा फर्स्ट होगा। 20 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन रखते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं जिसमें आपको टाइम सेविंग के रूप में आगे लेके चलना है। 21 देखिए, इनमें से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है? पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन सा नहीं है? जो थिंकिंग फीलिंग होता है आपके पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी में विचार और भावना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जजिंग परसीविंग, ये भी होता है आंकना समझना। सेंसेशन इंट्यूशन यानी संवेदना अंतर प्रज्ञा, ये भी होती है। हाइट रंग का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना इन तीनों का पड़ेगा। इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा नहीं के रूप में पूछ रखा है। कई बार आप लोग जल्दी में नहीं भी नहीं देखते हैं और आपने किसी एक को मार के चले जाते हैं कि व्यक्तित्व का लक्षण है, तो आपने देखा थिंकिंग फीलिंग फटाक से मारा निकल गए, जो कि आपके ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इससे बचिएगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। 22 देखिए, उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए? समाधान लाएगा अगर उसका एक सही ढंग से उपयोग किया जाए। तो साइंस के रूप में आपने विज्ञान का वो जो निबंध लिखते समय कि ये लोग कहते होंगे कि साइंस का जो उचित तरीके से उपयोग किया जाएगा तो उसके लिए बहुत कुछ संभव है, लेकिन अगर उसका विनाशकारी गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा तो विनाशकारी होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लागू होता है। देखिए जो एल्गोरिथम है, ह्यूरिस्टिक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों पार्ट होते हैं। चूँकि ये स्वतः शोध है, मतलब स्वयं से करना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च करिए, उसमें गलतियाँ भी होंगी, उसमें पॉजिटिव थिंग भी होगी, दोनों होंगी। एल्गोरिथम का प्रयोग आजकल के कंप्यूटर वगैरह में किया जाता है या फिर बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे डाटा को एक एक्यूरेट वैल्यू में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अगर आप पॉजिटिव वे में करते हैं तो ये हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें लाता है। तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा जो है 22 का, हमेशा समाधान लाता है, सही ढंग से उपयोग किया जाए। तो एल्गोरिदम जो है इसका आंसर हो जाएगा 22 का सेकंड। 23 देखिए, जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित करता है? अटेंशन किस प्रकार का उसका होगा? अटेंशन डिस्प्लेड। तो इसका जो 23 का आंसर हो जाएगा सिलेक्टिव अटेंशन यानी चयनात्मक अवधान। ठीक है। 24 देखिए, अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी, यानी डॉट डॉट अधिगम की में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। स्पोरडिक यानी छिटपुट, स्पाइरल यानी सर्पिल, लीनियर यानी रैखिक, डिसजंक्शन यानी वियोगी। तो जो है इसका सर्पिल में क्या होता है कि एक अधिगम में एक मौजूद जानकारी जो है एक अतिरिक्त जानकारी लिए होती है। सर्पिल क्रम ये ऐसे होते हैं। तो इसमें जो ये वाला जुड़ा होता है इससे भी जुड़ा होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है। इसमें जो एक ये वाली जानकारी से इसका भी जानकारी का रिलेशन रहता है। इसमें दो इनपुट हो सकते हैं। 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी को प्रस्तावित नहीं किया है? ट्रेट थ्योरी को मतलब इसमें से 2-3 लोगों ने किया है, इसमें से किसी एक ने नहीं किया है। हंस आइजेंग इन्होंने किया है, रेमंड कैटल इन्होंने 16 पर्सनालिटी ट्रेट दिया है। इनको ध्यान रखिएगा, ये कई बार फेमस है, पूछते हैं। अल्बर्ट बंडूरा इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने क्या दिया है? सोशल लर्निंग थ्योरी दिया है, एक बोर्ड परीक्षण के रूप में आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस है ये भी। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। तो इसका जो आंसर यही हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। गार्डन अल्लापोर्ट, रेमंड कैटल, हंस आइसेंग, इन तीनों ने पर्सनालिटी पे ही काम किया है। 25 को जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 26 देखिए, एक व्यक्ति डॉट डॉट के दौरान पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है, यानी वो पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका कब प्राप्त करता है? चाइल्डहुड यानी बचपन में, एडोलेसेंस किशोरावस्था में, लेटर चाइल्डहुड यानी बचपन में, या फिर इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में। तो देखिए पौरुष या स्त्रीण जो प्राप्त होता है तो एडोलेसेंस के टाइम होता है। इसकी एक स्पेशल एज भी होती है अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की। जैसे बॉयज़ की होती है 14 और गर्ल्स की होती है 12। तो इस स्टेज में पौरुष या स्त्रीण जैसी चीज़ें को प्राप्त किया जाता है। 27 देखिए, मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियाँ हैं? तो ये तीनों घटक किस में पाई जाती हैं? ट्राईपार्चिक थ्योरी यानी त्रिपक्षीय थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी यानी त्रिकोणीय सिद्धांत, अल्लापोर्ट थ्योरी या फिर आइजेंग थ्योरी। तो देखिए इसमें ट्रायर्किक थ्योरी है। ट्रायर्किक थ्योरी में के ये तीनों घटक हैं। सिंपल है, सीधे आपने पढ़ा होगा, सीधा लगा देंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 28 देखिए, स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब, स्किनर महोदय थे सीखने की संभावना को सबसे अधिक कब मानते हैं? ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या करने के दौरान,
एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्श द्वारा किया जाता है। व्यवहार उत्तेजना के लिए एक प्रतिसाद प्रतिक्रिया बन जाती है। व्यवहार को एक इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाता है। इनाम और सज़ा, तो ये इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। इनाम के द्वारा या सज़ा के द्वारा सीखने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, तो घटे। 28 का जो आंसर होगा 4th हो जाएगा। 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है? यानी उसके व्यवहार और उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा? ऑब्जर्वेशन मेथड है, अवलोकन विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रयोगात्मक विधि, सर्वे मेथड है, सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी मेथड यानी उसको केस स्टडी। तो ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्तित्व का समग्र चीज़ों को अध्ययन करने के लिए केस स्टडी, इस तरह से आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रूवमेंट मतलब कितना मैच्योर है उसको भी देखा जाएगा यहाँ पे। 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेक्षण तकनीकी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए सहायक होती है? प्रक्षेपण तकनीकी व्यक्तित्व का आकलन करना है तो रोसार का स्याही का धब्बा, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, क्वेश्चनरी यानी प्रश्नावली, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण। यानी प्रक्षेपण तकनीकी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कौन सी हो सकती है? तो रोसार के स्याही का धब्बा, इसके माध्यम से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से यह सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।